हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, भुगतान शेष क्या होता है? एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देनों का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित विवरण होता है, मतलब रिकॉर्ड होता है। इसे विदेशी विनिमय के वार्षिक अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह का लेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो कहा जाता है इसे फॉरेन एक्सचेंज का। ये बस ये याद रखिए। आगे भुगतान शेष के घटक दिए गए यानी कि अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जैसे चालू खाता है करंट अकाउंट, और सेकंड है कैपिटल अकाउंट। चालू खाता क्या है? इस खाते में वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात एवं आयात और चालू अंतरणों की प्राप्तियों एवं भुगतान के विवरण जो होते हैं दर्ज होते हैं। कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाते में क्या होता है? प्री संपत्ति जैसे मुद्रा, स्टॉक, ठीक है, बंद पत्र आदि, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था और शेष विषयों के बीच प्री संपत्ति एवं दायित्वों के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है। तो करंट अकाउंट जो रिकॉर्ड होता है उसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में होता है। जो भी चीज़ों का आयात और निर्यात होता है उससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो करंट अकाउंट में आती हैं। और इसमें जो होती है कैपिटल अकाउंट में एसेट हो गई, लायबिलिटीज़ हो गई ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो चेंज हुए, किस कारण से चेंज हुए, वो सारी चीज़ें हम पूंजीगत खाता में रखते हैं। आगे हैं चालू खाते की मदें यानी कि कंपोनेंट्स जो हैं करंट अकाउंट की, वो क्या होते हैं? दृश्य मदें यानी कि विजिबल आइटम, जैसे यहाँ पे बताया गया है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। और सेकंड है इनविजिबल आइटम्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और थर्ड है एक पक्षीय अंतरण यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ओके, आगे पूंजीगत खाते की मदें दी गई हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे फॉरेन लोन्स हो गया, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, विदेशी मुद्रा कोष में परिवर्तन। ये है पूंजीगत खाते की मदें। जो पूंजीगत खाते की मदें होती है संपत्ति व दायित्वों में भी परिवर्तन लाती हैं। नेक्स्ट है व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्या है? किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विषयों के बीच जो दृश्य मद यानी कि जो विजिबल आइटम्स होते हैं उनके आयात और निर्यात का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? बैलेंस ट्रेड का कहलाता है। ओके, तो नेट डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल विजिबल आइटम बिटवीन द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो सामान्य निवासी हैं और जो शेष विश्व के अन्य लोग हैं उनके बीच में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस होता है वो। आगे है स्वायत्त सौदे क्या है? ऑटोनोमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम से अभिप्राय उन आर्थिक लेन देनों से जिन्हें लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से जो जिन्हें डिटरमाइन किया जाता है। इनका उद्देश्य भुगतान शेष खाते में संतुलन बनाए रखना नहीं होता है। जो अकोमोडेटिंग आइटम होते हैं, एक मिनट स्वायत्त सौदे यानी कि ऑटोनोमस आइटम्स से होता है, या आर दोज आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजेक्शन एज आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, मतलब लाभ के उद्देश्य से जो है इनका लेन देन किया जाता है। और इसमें जो है शेष खाते में संतुलन बनाए रखना इसमें नहीं होता है। इन्हें रेखा के ऊपर की मदें भी कहा जाता है, यानी कि जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं उन्हें अबव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है, अबव द लाइन्स आइटम। ठीक है, आगे समायोजन मदें हैं यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं। इसमें देखिए, ये वे आर्थिक सौदे हैं जिन्हें किसी देश की सरकार द्वारा भुगतान शेष को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य भुगतान शेष खाते के असंतुलन को दूर करना होता है। इन्हें रेखा के नीचे की मदें यानी कि बिलो द लाइन आइटम कहा जाता है। आगे है भुगतान शेष में घाटा। जब स्वायत्त प्राप्तियों का मूल्य स्वायत्त भुगतान के मूल्य से कम हो जाता है तो इसे भुगतान शेष में घाटा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विनिमय दर।
एक देश की करेंसी का जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी से विनिमय किया जाता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, at which one unit of currency of a country can be exchanged for the number of units of currency of another country is called foreign exchange rate। ठीक है, एक स्थिर विदेशी विनिमय दर होती है। ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में ही आती है। ये तीन तरीके की होती है, एक फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी कि स्थिर विदेशी विनिमय दर, एक मैनेज्ड होती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और तीसरी होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो तीन तरीके की जो है एक्सचेंज रेट होती है। ठीक है, देखिए स्थिर विदेशी विनिमय दर वह विदेशी विनिमय दर जिसका निर्धारण या तो देश की सरकार या मौद्रिक अथॉरिटी करे, उसे स्थिर विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो ऑफिशियली फिक्स्ड होता है बाय गवर्नमेंट या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक है लोचशील या नम्य विनिमय दर, फ्लेक्सिबल जो होती है, इसका निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर होता है। जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइन करती है फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ओके, अगर विनिमय दर ऊंची है तो विदेशी मुद्रा की मांग जो होगी वो कम होगी। इसके और विलोमश इसके विपरीत विदेशी विनिमय दर व विदेशी मुद्रा की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि विनिमय दर अधिक है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी जो होगी वो अधिक होगी। आगे विदेशी मुद्रा मांग के स्रोत दिए गए हैं, सोर्स दिए गए हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशों में वस्तुएं सेवाएं खरीदने के लिए, विदेशों में वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे बॉन्ड शेयर खरीदने के लिए, विदेशी मुद्राओं के मूल्य पर सट्टेबाजी के लिए, और विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश जैसे दुकान मकान फैक्ट्री खरीदने के लिए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आगे पूर्ति के स्रोत दिए गए हैं, यानी कि सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशियों द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद वस्तुओं और सेवाओं की, विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पर्यटकों का हमारे देश में भ्रमण, विदेशों में रहने वाली अनिवासी भारतीय द्वारा भेजा गया धन या प्रेषण। ठीक है, ये विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत है, और वस्तु और सेवाओं का निर्यात। आगे नम्य विनिमय दर के गुण बताए गए हैं। ओके, विदेशी मुद्राओं के भंडार की आवश्यकता नहीं होती, संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है, भुगतान संतुलन खाते में स्वतः समायोजन, व्यापार और पूंजी के आवागमन में आने वाली रुकावटों को दूर करना। आगे है नम्य विनिमय दर के दोष। विदेश विनिमय दर में अस्थिरता आती है, सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे है नम्य विनिमय दर का निर्धारण। देखिए, नम्य विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में संतुलन विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति द्वारा होता है। विदेशी विनिमय की मांग तथा विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है, इसीलिए विदेशी विनिमय की मांग वक्र ऋणात्मक ढाल की होती है। विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर में धनात्मक संबंध होता है, इसलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल की होती है, और दोनों वक्रों की अंतःक्रिया द्वारा संतुलन विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। ठीक है, आगे देखिए संतुलन दिया गया है, संतुलन विनिमय दर। तो वह विदेशी विनिमय दर जिस पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति क्या हो, दोनों बराबर हों, उसे संतुलन विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे चित्र में OR संतुलन क्या है, विनिमय दर है। ठीक है, OR क्या है, एक संतुलन विनिमय दर है। एक प्रबंधित ऋणशीलता एक ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार शक्तियों पर छोड़ देता है, परंतु समय समय पर आवश्यकता के अनुसार दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। जब विदेशी विनिमय की दर अत्यधिक निम्न हो, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय का क्रय करना शुरू कर देता है, और जब विदेशी विनिमय की दर अधिक होती है तो विदेशी विनिमय का विक्रय जो होता है शुरू कर देता है। ठीक है, आगे अवमूल्यन दिया है। देखिए, जब देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा का बाह्य मूल्य घटाती तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे आयात महंगी तथा निर्यात जो है वो सस्ती हो जाती है, और सामान्यतः यही क्या है, एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है। अधिमूल्यन क्या है, जब सरकार अथवा केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य को बढ़ाती है तो मुद्रा का अधिमूल्यन कहलाता है। सामान्यतः यह स्थिर विनिमय दर में होता है। नेक्स्ट है मुद्रा का मूल्यह्रास। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष गिरावट आती है तो यह मुद्रा का क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है।
एक मुद्रा की मूल्य वृद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग तथा पूर्ति के फलस्वरूप घरेलू मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष बढ़ोतरी होती है। तो यह मुद्रा की क्या कहलाती है? मूल्य वृद्धि कहलाती है। तो इसमें यही 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे शुरुआत हुई, स्वतंत्रता से पहले क्या थी या फिर स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से चेंज हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, तो वो जो है हम नेक्स्ट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पार्ट भी है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे उसका विकास हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। उसमें 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर और होंगे, तो 5 चैप्टर ये हो गए और 10 वो, तो 15 टोटल हैं इसमें। तो वो सारी चीज़ें उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।